हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 61। दिव्य वृक्ष शरीर में घुसपैठ करता है। जियाओ चेन ने उसे चुपचाप देखा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। यान किंग चेन की पुतलियों के भीतर से दिव्य प्रकाश की 2 झलकियां निकली। यहाँ पर तेज गति से एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव चार्ज, ये शक्ति आत्मा से उत्पन्न हुई। यह जियाओ चेन की शक्तिशाली आत्मा से टकरा गई। ये 2 आत्माओं के बीच टकराव है। यह आध्यात्मिक शक्तियों के बीच टकराव है। दोनों के बीच के जंगल के पेड़ चिलचिलाती धूप में बर्फ की तरह थे। वे बिजली की गति से पिघल रहे थे। बूम! उनकी आत्मा की शक्ति ज्वार की तरह आसानी से पीछे हट गई। जियो चेन थोड़ा पीला दिख रहा था। आखिरकार उसने अभी कुछ समय पहले ही एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। वो एक और लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी चरम अवस्था में नहीं है। यान किंग चेन ने बात शुरू की। चूंकि ड्रैगन द्वीप पर सभी तरह के नियम पहले से ही तय हैं, इसलिए हम सब कुछ नियमों के अनुसार ही करेंगे। कल से हम एक खेल खेलेंगे। अगर तुम अमर गठबंधन के लगातार 10 दिनों के हमले के बाद भी जीवित रह सकते हो, तो मैं हमारे सारे पिछले गिले शिकवे भूल जाऊंगा। जियाओ चेन जानती थी कि उसे वान जीफैंग और लियू यू की मौत के बारे में पहले ही पता चल चुका है। भले ही प्रशिक्षुओं के बीच का रिश्ता पानी और आग जैसा है, फिर भी वे एक ही गुट से हैं। उनके वरिष्ठ भाई और बहन मारे गए थे। इस समस्या में उनके स्कूल की गरिमा शामिल है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, यान किंग चेन में शान से फड़फड़ाते हुए जंगल में गायब हो गई। लुका छिपी का खेल भाड़ में जाए ये। जियो चेन जल्दी से अपने छिपने की जगह पर लौट आया। अपने घर वापस आने पर जियाओ चेन ने सबसे पहले केके से कीमती पेड़ उधार लिया। छोटे जीव को इसकी परवाह नहीं थी और उसने उसे केके की ओर फेंक दिया। जियाओ चेन ने कीमती पेड़ को जंगल में जड़ जमाने दिया। वो कीमती पेड़ के सामने बैठ गया और कीमती पेड़ की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने के लिए गुप्त तकनीक का संचालन करना शुरू कर दिया। जल्दी से अपनी खुद की ताकत वापस पा ली। कौन जानता है कि कितने समय बाद जब जियाओ चेन ने अपनी आंखें खोली तो उसे आश्चर्य हुआ कि दिव्य वृक्ष गायब है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी छाती के आसपास कुछ ठीक नहीं है। जियाओ चेन हैरान रह गया जब उसने अपने आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया। दिव्य अंकुर वास्तव में रहस्यमय तरीके से उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। इसने उसके शरीर के भीतर एक शानदार उज्ज्वल चमक उत्सर्जित की। इसका उसके आंतरिक अंगों के साथ कोई संघर्ष नहीं था। बाएं पैर और दाएं पैर पर शांग हिल एक्यू पॉइंट, छाती पर सेंटर पैलेस एक्यू पॉइंट और बाएं शोल्डर वेल एक्यू पॉइंट। ऐसा लगता है कि चारों दिव्य एक्यूपंक्चर बिंदुओं और दिव्य वृक्ष को आपस में जोड़ने वाली एक प्रकाश ऊर्जा है। जाहिर है उन्होंने अपने बीच किसी तरह का सूक्ष्म संतुलन बना लिया है। सांसारिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर में समा रही है। जियाओ चेन ने पहले ही अपनी ताकत वापस पा ली थी, लेकिन अब उसे आपदा के सामने डर और घबराहट महसूस हो रही थी। आखिरकार एक अंकुर अभी अभी उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। हालांकि जब वो घबरा गया और उसने गुप्त तकनीक का संचालन बंद कर दिया, तो दिव्य अंकुर वास्तव में उसके शरीर से बाहर निकल गया और जमीन पर जड़ जमा लिया। बहुत चमत्कारी। जियो चेन बहुत आश्चर्यचकित था। आज रात चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो दिव्य वृक्ष को अपने शरीर में खींचने में सफल नहीं हुआ। कुछ बड़ी लड़ाइयों के बाद अब समय आ गया है कि हम शांत हो जाएं और प्रशिक्षण शुरू करें। जियो चेन ने प्रशिक्षण के लिए ड्रैगन द्वीप की गहराई में जाने का फैसला किया। शायद उसे किस्मत का कोई झटका मिल जाए, जैसे कि कुछ ड्रैगन अंडे हासिल करना। उसने यान किंग चेन के शब्दों को अपने कानों के पास से गुजरने वाली हवा की तरह समझा। अगली सुबह उसने 3 कंकालों के साथ अपनी नई यात्रा शुरू की। केके भी आलसी ढंग से उनका पीछा कर रहा था। खूबसूरत यान किंग चेन के चेहरे पर बहुत कड़वाहट थी। उसे वास्तव में दूसरों ने छोड़ दिया था। जियो चेन ने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वो पहले ही 3 दिनों के लिए गायब हो चुका था। यान किंग चेन झरने के सामने खड़ी थी। उसने एक हल्की मुस्कान दिखाई। उसके बाद वह एक गठबंधन सदस्य के सामने चली गई और उसे कुछ निर्देश दिए। जल्द ही वह भी झरने से चली गई और सब कुछ व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इस दिन बहुत से गठबंधन पहले से ही जियाओ चेन और अमर गठबंधन के बीच लुका छिपी खेल के बारे में जानते हैं। यह 1 महीने तक चलता है। सब कुछ यान किंग चेन द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ लोग गवाही देते हैं कि यह सब असली है। कोई भी व्यक्ति इससे आसानी से यान किंग चेन के प्रभाव को देख सकता है। उसने सभी धोखे को जाली बनाया और इस खेल को पूरी तरह से वैध बनाया। इस समय जियाओ चेन पहले ही द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वो अभी तक दिल तक नहीं पहुंच पाया था। ड्रैगन द्वीप बेहद विशाल है। रास्ते में उसने बहुत सारे विदेशी पक्षी और राक्षस देखे। उसने 20 से ज्यादा पवित्र ड्रैगन भी खोजे और वे सभी एक अलग नस्ल के थे। वो कई बार खतरे में पड़ा और उससे भी ज्यादा भयानक राक्षसों का सामना किया। इस समय वो अभी भी नहीं जानता था कि यान किंग चेन ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व करके उसका पीछा किया था। चौथी सुबह जंगल पर धुंध छाई हुई थी। ये पहाड़ी जंगल को पारदर्शी रेशम की परत की तरह ढक रही थी। सूरज के उगने के साथ साथ भाप जैसा कोहरा एक बहुरंगी बादल की तरह था। ये वास्तव में एक असाधारण चमक बिखेर रहा था। हालांकि इस तरह का खूबसूरत नजारा ज्यादा देर तक नहीं रहा। हल्की हवा के साथ चमकती धुंध धीरे धीरे छट गई। एक नया दिन शुरू होने वाला है। सुबह के सूरज के नीचे सैकड़ों पक्षी जंगल में गा रहे हैं। फूलों और पौधों की ताजी खुशबू हवा में भर गई। ये जगह पहली नजर में असाधारण रूप से शुभ और शांतिपूर्ण लग रही थी। हालांकि जियाओ चेन जानता था कि अंतहीन पहाड़ी जंगल में बड़े खतरे छिपे हुए हैं। कई अज्ञात राक्षस किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। शानदार नाश्ते का आनंद लेने के बाद जियो चेन ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और द्वीप के हृदय की ओर बढ़ गया। दोपहर में जियाओ चेन ने पहाड़ी जंगल में एक नदी देखी। वो नदी के साथ साथ चलते हुए द्वीप की गहराई की ओर बढ़ा।
लगभग 10 मील आगे बढ़ने के बाद तट के दोनों ओर अधिक से अधिक प्राचीन पेड़ दिखाई दिए। प्रत्येक पेड़ को अपने हाथों से घेरने के लिए 7 से 8 लोगों की आवश्यकता होती है। वो जितना आगे गया, पेड़ उतने ही पुराने होते गए। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद नदी की धारा ने दिशा बदल दी। जियाओ चेन अभी भी आगे बढ़ना जारी रखता है। प्राचीन पेड़ बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस जगह पर प्रत्येक प्राचीन पेड़ को अपने हाथों से लपेटने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। वे ट्रेंट की घाटी में उन प्राचीन पेड़ों की तुलना में किसी भी पहलू में कम नहीं है। यह एक उल्लासमय हरा सागर है। जियो चेन का मानना है कि उसे ड्रैगन द्वीप के हृदय के करीब पहुंचना चाहिए। केके ने उत्सुकता से अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। उसकी 2 चमकदार बड़ी बड़ी आंखें लगातार झपक रही थी। तीनों कंकालों को भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ महसूस हुआ हो। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वे बहुत बेचैन हो गए थे। जियाओ चेन को भी बहुत पहले से ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। यह वन क्षेत्र बहुत ही असामान्य है। ये जगह ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ों से भरी हुई है। जहाँ तक नजर जाती है ये जंगल का समुद्र है, लेकिन इस क्षेत्र में एक भी पक्षी और जानवर नहीं घूमता। ये जगह बहुत शांत है। मौत जैसी शांति, हवा का एक निशान भी नहीं है। मौत की तरह अभी भी प्राचीन पेड़, उनमें से हर एक सहस्राब्दी पुराना है। लगभग 10 मील आगे बढ़ने के बाद जियो चेन को लगा कि वे लगभग निकास तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से 1 मील से अधिक आगे बढ़ने के बाद वे जंगल के समुद्र से बाहर निकल गए। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो जियो चेन तुरंत अचंभित रह गया। उसकी नजर के सामने सफेद हड्डियों का एक समुद्र था। बिना हाथ पैर के मानव कंकाल, विशालकाय पक्षियों की 10 मीटर लंबी सूखी हुई हड्डियां, 50 से 60 मीटर लंबी ड्रैगन की हड्डियां, जहां तक नजर जाती है कंकाल के अवशेष शुद्ध सफेद बर्फ जैसे दिखते थे। यह एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था जिसे अच्छी हालत में रखा गया था। हड्डियों के समुद्र की गहराई में एक विशाल और राजसी पत्थर का खंभा खड़ा था, जिसके चारों ओर बेल्ट के आकार का काला बादल मंडरा रहा था। लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। हड्डियों के असीम समुद्र के पश्चिमी किनारे पर वास्तव में एक बड़ा बर्फ का पहाड़ है। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे हैं। पहाड़ धुंध से ढका हुआ है। इस उष्णकटिबंधीय द्वीप पर वास्तव में एक बर्फ का पहाड़ है। यह वाकई अविश्वसनीय है। अध्याय 62 हड्डियों के समुद्र में दिव्य मोनोलिथ। जियो चेन ने एवेंजर के साथ लड़ाई की और विजेता बनकर बाहर आया। वो ड्रैगन द्वीप पर सबसे हॉट सेलिब्रिटी बन गया और अभियान किंग चेन के नेतृत्व वाले एंडाइंग एलायंस के साथ उसके लुका छिपी खेल के बारे में खबर ने कई गठबंधनों का ध्यान आकर्षित किया है। कई अभ्यासी अगले खेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई गठबंधन द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगे क्योंकि उन्हें ड्रैगन द्वीप पर जीवन भर रहना था। धीरे धीरे सभी के शांत होने के बाद उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वे ड्रैगन द्वीप पर एक उपयुक्त प्रशिक्षण मैदान की खोज करना चाहते थे। हालांकि जियाओ चेन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि द्वीप के सीमा क्षेत्र में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही ड्रैगन द्वीप के केंद्र में प्रवेश कर चुका था। उसने यान किंग चेन की कही बातों को कोई महत्वपूर्ण नहीं माना और उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। अगर वो इतना खेलना चाहती है तो उसे खुद खेलने दो। हड्डियों के विशाल समुद्र ने उसके पूरे शरीर को अचंभित कर दिया। मानव आकार के कंकाल, विशालकाय पक्षी की सूखी हुई हड्डियां, राक्षस के कंकाल के अवशेष, दिव्य ड्रैगन की हड्डियां, जहां तक नजर जाती है वे शुद्ध सफेद बर्फ की तरह दिखते हैं। 2 मीटर जितने छोटे कंकाल हैं या 50 से 60 मीटर जितने बड़े, यहाँ तक कि कुछ 100 मीटर तक के भी हैं। मृतकों की अंतहीन हड्डियों ने इस पूरी धरती को भर दिया है। हड्डियों के समुद्र से एक मोटी भयावह आभा रिस रही है, जिसने हड्डियों को कंपा देने वाला भय पैदा कर दिया है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ इतना अकल्पनीय है, ये लोगों को अत्यधिक भयभीत कर देता है। हालांकि अभी दोपहर हो चुकी है, लेकिन यहाँ बहुत ठंड और उदासी है। यहाँ धूप भी मौत की तरह फीकी लगती है। यहाँ जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं होती, एक भी आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ मौत की तरह सन्नाटा है। ये सच में मौत का समंदर है। भले ही उसके पीछे के ऊंचे प्राचीन पेड़ अतुलनीय रूप से हरे भरे और फलते फूलते हो, लेकिन वे अभी भी मौत की तरह शांत है। इस क्षेत्र से कोई हवा नहीं गुजरती। ये बेहद अप्राकृतिक है। दूर दूर तक फैले धुंधले बर्फ के पहाड़ के अलावा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि यह जगह वास्तव में कितनी भयानक है। स्नैप स्नैप, किगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग बहुत बेचैन लग रहे थे। वे लगातार अपने जोड़ों को हिलाते रहते हैं। उनकी खोपड़ी के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश लगातार टिमटिमा रहा है और उनके माथे पर कमल का चिन्ह शानदार दिव्य चमक पैदा करता रहता है। वे आतिशबाजी की तरह बार बार धड़कते रहते हैं। केके बर्फ की तरह सफेद पोमपोम में लिपटा हुआ था और लुनहुई वांग के सिर के ऊपर लेट गया। उसने अपनी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और उत्सुकता से सफेद हड्डियों की इस दुनिया को नापने लगा। अंत में उसने अपना एक छोटा सा पंजा आगे बढ़ाया और हड्डियों के समुद्र की गहराई में राजसी पत्थर के खंभे की ओर इशारा किया। उसने अपने मुंह से चीख चीख की आवाज निकाली। जियो चेन ने स्वाभाविक रूप से उस विस्मयकारी और भयावह पत्थर के खंभे को बहुत समय पहले ही देखा था। उस पत्थर के खंभे ने उसे हड्डियों को कंपा देने वाला डर दिया। ऐसा लगता है जैसे उस पत्थर के खंभे से उसकी मनस्थिति को प्रभावित करने वाली कोई अजीब शक्ति है। चलो चलें और देखें। जियो चेन ने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि वे पहले से ही हड्डियों के इस समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं। डरने की कोई और बात नहीं है। उन्हें मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। पूरे इलाके में अनगिनत कंकालों के अवशेष भरे पड़े थे। जब कोई उनके ऊपर पैर रखता था तो वे चरमराने जैसी आवाज करते थे। इस आवाज को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे।
कौन जाने कितने साल बीत चुके थे, कितनी हड्डियां पहले ही विघटित हो चुकी थी। जमीन पर बर्फ की सफेद राख की मोटी परत जमी हुई थी। यह अंतहीन अवशेष और भी भयानक लगते थे। जमीन का हर इंच सफेद रंग का है, एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आता। हड्डियों वाली जमीन से भयावह आभा की लहरें निकल रही हैं। वे जितनी गहराई में जाती है, भयावह आभा उतनी ही सघन होती जाती है। अंत में हड्डियों वाली जमीन से धुंधले काले बादल निकलते हैं, जो मौत के इस भयानक समुद्र को बेहद भयावह बना देते हैं। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार विशाल पत्थर के खंभे के पास पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही जियाओ चेन ने अपने कदम रोक दिए। वो डर के कारण नहीं रुका, ये काले कोहरे के कारण था। ऐसा लग रहा था कि यह मृतकों की हड्डियों के भीतर एक ऊर्जा भंवर में बदल गया है। जियाओ चेन ने हड्डी का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे सामने फेंक दिया, और वो एक पल में कुचल गया। वे अभी भी प्राचीन पत्थर के खंभे से 1 मील दूर है। एक विचित्र ऊर्जा प्रवाह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। काला बादल भूत की छवि की तरह है। यह उनके सामने बार बार घूमता रहता है। ये समय समय पर एक शोकपूर्ण चीख भी निकालता है। चीख एक बुरी आत्मा की चीख जैसी होती है। किगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग की आध्यात्मिक ज्योति अनिश्चित आवृत्ति के साथ चमक रही थी। कोई भी देख सकता था कि वे बहुत असहज लग रहे थे। चीख, एक हड्डियां कंपा देने वाली चीख गूंजी। एक 5 मीटर लंबा भयावह कंकाल काले बादल के भीतर संघर्ष कर रहा है, और फिर वो एक पल में ढह गया। चीखें, बिखरे बालों वाली एक लड़की संघर्ष कर रही है और दुख में चिल्ला रही है। उसका ऊपरी शरीर 7 से 8 मीटर लंबा है, और यह हरे रंग के छिलकों से ढका हुआ है। उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा वास्तव में 10 मीटर लंबी सांप की पूंछ है। भले ही वो दिखने में बहुत सुंदर और अतुलनीय रूप से सुंदर है, लेकिन वो इस समय बहुत भयावह लग रही थी। उसकी चीख के साथ उसके शरीर पर मौजूद हरे रंग के सभी शल्क छिल गए। लाल रंग का खून बह रहा है। उसके बाद उसका पूरा शरीर फट गया, जिससे आसमान में खूनी धुंध का एक विस्तृत विस्तार हो गया। इसके तुरंत बाद 50 मीटर लंबे बैंगनी रंग के अत्याचारी ड्रैगन ने दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। ये गरजते हुए काले बादल में बार बार घूम रहा है। ये भयानक चमक की लहरों को निगल रहा है और उगल रहा है, जिसने अंतरिक्ष को लगभग चीर दिया। ये वास्तव में धरती को हिला देने वाला है। इसमें बहुत अधिक अत्याचारी ताकत थी, लेकिन अंत में ये फिर भी एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया, खून की अंतहीन बारिश में बदल गया। सब कुछ एक भ्रम है। जब जियाओ चेन ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली, तो उसके सामने का वो भयानक दृश्य गायब हो गया। गरजने वाले काले बादल में वास्तव में एक विचित्र शक्ति है। शायद यह इतिहास को फिर से दोहरा रहा है। जियो चेन ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो काला भंवर असली है। ये कंकालों को कुचलने में सक्षम है। उसे डर है कि उसका शरीर भी प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस द्वीप को ड्रैगन द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह एक अशिक्षित युग है। स्वर्गीय मोनोलिथ ने इस द्वीप को हमेशा के लिए सील कर दिया था। ये ड्रैगन जाति की जादुई शक्ति को सील करने में सक्षम है, जो देवताओं जितनी शक्तिशाली है, और उन्हें इस निर्जन द्वीप पर हमेशा के लिए सीमित कर देती है। ये चेन के शब्द जियो चेन के दिमाग में गूंज उठे। वो जानता था कि उसके सामने 100 मीटर लंबा प्राचीन मोनोलिथ भयानक दिव्य मोनोलिथ होना चाहिए, जिसने ड्रैगन द्वीप को सील कर दिया था। 1 मील की दूरी पर होने के कारण वे प्राचीन मोनोलिथ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। एक के बाद एक बेल्ट जैसा जादुई बादल चारों ओर मंडरा रहा है। वे केवल ऊंचे और राजसी मोनोलिथ की आकृति ही देख पा रहे हैं। इससे जियाओ चेन को अतुलनीय रूप से खेद महसूस होता है। जब से उसने सुना कि ड्रैगन द्वीप को एक दिव्य मोनोलिथ द्वारा सील किया गया था, उसके मन में यह अपमानजनक मानसिक जुड़ाव था। स्वर्गीय मोनोलिथ, शाश्वत संयम, पीली नदी, और यह स्वर्गीय मोनोलिथ, शाश्वत संयम, ड्रैगन द्वीप, क्या उनका कोई संबंध हो सकता है? क्या उनका कोई सामान्य उद्गम हो सकता है? जियो चेन की एक तीव्र इच्छा थी। वो प्राचीन मोनोलिथ का असली चेहरा देखना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या मोनोलिथ के पीछे एक समान क्यूई प्रशिक्षण आरेख है। हालांकि वो काले बादल से अवरुद्ध था। वो अपना रास्ता बनाने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि इस जगह का तीनों कंकालों पर बहुत प्रभाव है। वे अपनी मूल जगह पर स्थिर खड़े रहे, और दूसरी ओर केके को इस जगह में बहुत दिलचस्पी है। वो 10 मीटर लंबे कंकाल के ऊपर चढ़ गया और अपने सामने प्राचीन मोनोलिथ को ध्यान से देख रहा था। जियो चेन काफी देर तक अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा। फिर उसने हिलना शुरू किया और पत्थर के मोनोलिथ के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसने पाया कि प्राचीन मोनोलिथ के आसपास का क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र है। इसमें प्रवेश करना असंभव है। उसने कुछ मीटर लंबी विशालकाय हड्डी उठाई और उसे काले बादल में 10 मीटर से अधिक दूर नहीं फेंका, लेकिन ये चिलचिलाती धूप में बर्फ के टुकड़े की तरह तुरंत पिघल गया। ऐसी विनाशकारी शक्ति को देखकर कोई भी पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब जियो चेन प्राचीन मोनोलिथ के पश्चिमी हिस्से में पहुंचा, तो उसके पूरे शरीर के बाल अचानक खड़े हो गए। उसे खतरा महसूस हो रहा था। उसी क्षण उसने अचानक एक जीवाश्म जैसी आकृति को निश्चित काले बादल क्षेत्र में खड़ा पाया। यह उसके बहुत करीब है, और यह निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है। अध्याय 63 मास्टर, एक मानव आकृति जो पत्थर की मूर्ति जैसी दिखती है। काले बादल के भीतर से एक हरे रंग की चमक फैल गई। जियो चेन तुरंत पीछे की ओर कूद गया और उस खतरनाक हमले को चकमा दे दिया। उसने अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया। उसकी उंगलियों से चमकीली आभा निकली। शानदार चमक के कारण दोनों हथेलियां लगभग पारदर्शी दिखने लगी। उसने पहले ही युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी। काला बादल बुदबुदाते हुए ऊपर उठा। उस जीवाश्म जैसी आकृति ने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाया। मूल रूप से बेजान शरीर अब धीरे धीरे जीवन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है।
ये 20 साल से ज्यादा उम्र का नौजवान है। उसका कद लंबा और पतला है, मानो उसे ज्यादा धूप न मिली हो। उसका रंग कुछ पीला है। ये देखकर लोगों को एक भयानक एहसास होता है। आप कौन हैं? जियो चेन ने पूछा। और आप कौन हैं? उस भयानक युवक ने फिर सवाल किया। जियाओ चेन ने अपना संयम वापस पा लिया। ये लंबा और कुछ हद तक भयानक युवक एक इंसान होना चाहिए। अभी वो शायद प्रशिक्षण ले रहा था। असामान्य प्रशिक्षण पद्धति ने उसकी जीवन ऊर्जा को धीमा कर दिया। इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जीवन शक्ति को काट दिया हो। जियो चेन ने अपना परिचय दिया। फिर उसने अपनी आंखों के सामने उस भयानक युवक को देखा और पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? जियो चेन विरोधी पक्ष की पोशाक से बता सकता था। वो इस ड्रैगन द्वीप पर फंसे युवा विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए। हालांकि वो उससे बहुत पहले द्वीप के केंद्र में पहुंच गया था। अपनी खुद की क्षमता विकसित करने के लिए ऐसा लग रहा था कि विरोधी पक्ष ने जानबूझकर प्रशिक्षण के लिए इस जगह को चुना था। भयानक युवक ने ठंडी सांस ली, मानो गुरुत्वाकर्षण उस पर कोई असर नहीं कर रहा हो। वो भूत की तरह काले बादल से बाहर निकल आया। उसके पूरे शरीर से अचानक हरी चमक फूट पड़ी। उस पल जियो चेन को लगा कि आकाश घूम रहा है और धरती घूम रही है। ऐसा लगा जैसे स्पेस टाइम विकृत हो गया है। हालांकि जियाओ चेन ने बहुत पहले ही युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर ली थी। वो घबराया नहीं। एक दिव्य बाज की तरह जो घाटी से ऊपर उड़ता है, उसने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने शरीर को जल्दी से संतुलित किया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य पहले से ही बहुत बड़े बदलावों से गुजर रहा था। जियाओ चेन ने पाया कि वो किसी अनजान जगह में प्रवेश कर चुका था। हरे रंग की रोशनी की बूंदें उसके चारों ओर फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह की अराजक जगह में प्रवेश कर गया हो। ये 100 मीटर वर्गाकार विचित्र स्थान है। नीला आकाश और सफेद बादल इस स्थान पर मौजूद नहीं है, और न ही जमीन। उसके चारों ओर सिर्फ धुंधली चमक है। उसके पैरों के नीचे भी वही है। हर जगह हरी चमक टिमटिमा रही है। वो भयानक युवक उसके सामने खड़ा था। वो बहुत सहज और शांत लग रहा था जब उसने जियाओ चेन को देखा। यह कोई भ्रम नहीं है, यह एक वास्तविक स्थान है। जियाओ चेन को बहुत झटका लगा। जैसे ही वो इस स्थान में फंसा, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान में ऊपर उठाया। उसकी बांह के चारों ओर एक शानदार चमक फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस पारदर्शी हो गया हो। नसों और हड्डियों को वास्तव में नंगी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसकी बांह के चारों ओर घूमती शक्तिशाली ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद दिव्य चमक फूट पड़ी। उसने अपना हाथ आसमान से नीचे गिरा दिया। चमकती हुई चमक ने सीलबंद स्थान के एक तरफ हिंसक रूप से वार किया। भयानक हमले ने सीलबंद जगह के एक तरफ हरे रंग की रोशनी वाली दीवार को काट दिया, जिससे ये जगह हिंसक रूप से हिल गई। रोशनी वाली दीवार पर कई छोटी छोटी दरारें दिखाई दी, लेकिन उन्हें तुरंत ठीक कर दिया गया। जियो चेन और वह भयानक युवक लगभग जमीन पर गिर पड़े। बहुत ताकतवर, वो भयानक युवक बोलने लगा। युवा पीढ़ी के बीच आप एक विशेषज्ञ है। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जियो चेन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बंद जगह से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। वो अब उस भयानक युवक पर अधीरता से हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो पहले स्थिति को समझना चाहता था। शून्य मास्टर लॉरेंस, भयानक युवक ने अपना परिचय देने के बाद कहा, हाल ही में दिव्य मोनोलिथ के पास बहुत सारे नए चेहरे दिखाई दिए हैं। यहाँ कोई शांति से प्रशिक्षण नहीं ले सकता। कुछ लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। जियाओ चेन ने अपनी बात से पता लगाया कि ड्रैगन द्वीप की गहराई में पहले से ही कुछ और लोग घुस चुके हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ लोग अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं। कोई बता सकता है? लॉरेंस जियाओ चेन के बारे में नहीं जानता है। वो बहुत समय पहले ड्रैगन द्वीप की गहराई में घुस गया होगा, और हाल ही में सीमा पर हुई चीजों के बारे में नहीं जानता है। मैं बेतरतीब ढंग से लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता, जियो चेन ने उदासीनता से कहा। मुझे डर है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद हड्डियों के समुद्र में भेज दूंगा। लॉरेंस बहुत शांत है। भले ही वो लोगों को एक भयानक एहसास देता है, लेकिन उसके पास एक निर्विवाद ताकत है। हालांकि कोई भी देख सकता है कि उसके पास कोई हत्या का इरादा नहीं था। ऐसा लगता है कि वो केवल यही चाहता था कि यहाँ बहुत सारे लोग न हो, ताकि वे उसके प्रशिक्षण को बाधित न करें। ठीक है, मुझे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए कि मैं वास्तव में कितना मजबूत हूँ। जियो चेन ने शब्दों पर समय बर्बाद नहीं किया। कुछ मामले केवल कार्रवाई से ही सुलझाए जा सकते हैं। स्वूश, प्रकाश की किरणें चमक उठी। लॉरेंस ने एक के बाद एक हरी चमक बिखेरी। उसके बाद ये बंद जगह और भी ज्यादा चमकीली हो गई। जियाओ चेन को लगा जैसे वो सीमित हो गया है। धुंधली चमक ने उसके शरीर को ज्वार की तरह ढंक लिया, जिससे वो अपनी एक भी मांसपेशी हिला नहीं पा रहा था। वहाँ एक शक्तिशाली संपीड़न बल है, जिससे उसे घुटन महसूस होती है। एक साइकिक वास्तव में भयानक है। उनकी अनोखी क्षमता अंतर्निहित है। लॉरेंस के पास स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता थी। जियो चेन को लगता है कि यह प्रतिद्वंद्वी बहुत भयानक है। अगर दूसरे लोगों को पता चले कि यहाँ एक शून्य मास्टर है, तो वे निश्चित रूप से अतुलनीय रूप से चौंक जाएंगे, क्योंकि इस तरह के लोग सबसे भयानक होते हैं। इस तरह के लोग अपने साथियों के बीच राजा होते हैं। उनके पास जन्म लेते ही एक अतुलनीय शक्तिशाली क्षमता होती है। यदि वे अपने आसपास के स्थान का उचित उपयोग करते हैं, तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी के भाग्य को समझ सकते हैं। हर कोई अंतरिक्ष के भीतर रहता है। अगर प्रतिद्वंद्वी उनके द्वारा नियंत्रित स्थान में फंस जाता है, तो शून्य मास्टर अजेय हो जाएगा। शून्य मास्टर फीनिक्स पंख और गेंडा सीन की तरह दुर्लभ है। किंवदंती कहती है कि जब वे एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षित होते हैं, तो वे जिस स्थान को नियंत्रित कर सकते हैं वो कुछ मीटर से कुछ 100 मीटर तक विस्तारित होता रहेगा, और जब वे एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच गए, तो वे सीधे देवत्व तक पहुंच जाएंगे।
लॉरेंस के नियंत्रण वाला क्षेत्र मात्र 100 मीटर वर्ग का है। यह एक सीलबंद क्षेत्र है, भले ही घेरा सीमित है, लेकिन इस क्षेत्र में उसका पूर्ण अधिकार था। जियो चेन का शरीर शक्तिशाली स्थान द्वारा संकुचित है, भले ही उसका भौतिक शरीर मजबूत हो, फिर भी वो भयानक बल द्वारा दबा हुआ है जब तक कि उसकी हड्डियां चरमराने की आवाज नहीं करने लगी। अंतरिक्ष शक्तिशाली बल के साथ उसके शरीर को चीर रहा है। विरोध मत करो, मैं तुम्हें हड्डियों के समुद्र में भेज दूंगा, लॉरेंस ने शांत भाव से कहा। जियाओ चेन ने ठंडी सांस ली। उसके पूरे शरीर में दिव्य ज्वाला धधक रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व चमकते सूरज की तरह लग रहा था। उसका लंबा और सीधा शरीर दिव्य चमक की अनंत मात्रा उत्सर्जित कर रहा था। भले ही इस स्थान के भीतर ज्यादा समय नहीं बीता था, जियाओ चेन को लगा कि यह अब तक की उसकी सबसे कठिन लड़ाई होगी। उसने अंतरिक्ष की शक्तिशाली फाड़ने वाली शक्ति का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मानो उसका भौतिक शरीर दिव्य हो गया हो। यह एक अतुलनीय चमकदार चमक उत्सर्जित कर रहा था। उसने अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग सीमा तक किया, लगातार दिव्य चमक उत्सर्जित की जो एक उग्र पवित्र ज्वाला की तरह थी। लॉरेंस के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसका पहले से भयावह चेहरा अब और भी पीला दिखाई देने लगा। उसके माथे से पसीना रिसने लगा। जियाओ चेन जैसे विशेषज्ञ को फंसाने के लिए इस जगह को नियंत्रित करने के लिए उसे बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करना पड़ा। इस समय उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। ठीक इसी समय जियाओ चेन आखिरकार मुश्किल से आगे बढ़ पाया। वो अस्थिर रूप से चल रहा था। वो एक एक कदम करके लॉरेंस की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पीठ पर एक भारी पहाड़ उठा रहा हो। उसके हर कदम के साथ जगह हिंसक रूप से हिल रही थी। उसी समय जियाओ चेन भी बाएं और दाएं झूल रहा था। उसकी हड्डियां लगातार चरमरती हुई आवाज निकालती रहती है। ऐसी संभावना है कि उसका शरीर किसी भी समय गिर सकता है। अध्याय 64। ध्रुव तारे का देवता लॉरेंस का रंग पीला पड़ गया। पसीने से उसके लंबे बाल भीग गए, जिससे बालों का गुच्छा आपस में चिपक गया। वो बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ ऊपर आया और इस जगह के एक तरफ छिप गया। जियो चेन इस समय बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित है। ऐसा लगता है कि उसका शरीर किसी भी समय सचमुच ढह जाएगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि लॉरेंस द्वारा नियंत्रित स्थान से कैसे बाहर निकला जाए। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया। अंतरिक्ष की भयानक शक्ति ने उसके दाहिने हाथ को कांपने पर मजबूर कर दिया। नसें हिंसक रूप से धड़कने लगी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाने के लिए बहुत ताकत खर्च कर दी। उसने इसे लॉरेंस की ओर इशारा किया और उसे भेदने की उम्मीद में उसकी ओर एक शानदार तलवार की आभा फेंकी। अभी लॉरेंस भी अपना संयम खो चुका था। वो सिर से पैर तक पसीने से लथपथ था। पसीना पहले ही धुंध में बदल चुका था और उसे छिपा चुका था। उस दीप्तिमान तलवार की आभा को अपनी ओर बढ़ते देख उसने बड़ी मुश्किल से बीच हवा में एक हरे रंग की चमक बिखेरी और फिर वो दिव्य चमक एक झनकार के साथ गायब हो गई। हरी चमक भी बीच हवा में ही टुकड़ों में टूट गई। अंतरिक्ष से उत्पन्न शक्ति ने हमले को रोक दिया था। शुरुआत से लेकर अब तक केवल थोड़ा ही समय बीता है, लेकिन इन दोनों के लिए ऐसा लगता है जैसे एक सदी बीत चुकी है। वे पहले से ही अलग होने जैसा महसूस कर रहे हैं। लॉरेंस को बहुत थकावट महसूस हुई। उसने नहीं सोचा था कि वो इस तरह के शक्तिशाली दुश्मन का सामना करेगा। स्पेस शैटरिंग तकनीक वास्तव में प्रतिद्वंद्वी से निपटने में असमर्थ थी। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और दोनों हाथों को मुश्किल से हिलाकर एक जटिल युद्धाभ्यास किया। उसने एक के बाद एक हरे रंग की दिव्य चमक उत्सर्जित की और दिव्य ब्लेडों की भीड़ बनाई जो जियाओ चेन की ओर घूम गई। यह अंतरिक्ष की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई तलवारों की बारिश है। यदि आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त मजबूत है तो यह अंतरिक्ष को चकनाचूर करने में पूरी तरह सक्षम है। भले ही लॉरेंस के पास अंतरिक्ष को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, लेकिन इस तरह की शक्तिशाली शून्य तलवार उसी स्तर के विशेषज्ञों को मात देने के लिए पर्याप्त है। इस समय जियो चेन वास्तव में मौत को करीब आते हुए महसूस कर सकता था। कमजोर दिखने वाला लॉरेंस वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वो अब तक का सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी है। जियो चेन ने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। भले ही वो मौत के दरवाजे के ठीक सामने हो, वो संघर्ष करने की पूरी कोशिश करेगा। यह उसका व्यक्तित्व है। उसकी भुजाएं पारदर्शी हो गईं। कोई भी रक्त के प्रवाह, उसकी कांपती हुई भुजाओं की हड्डियों और ऊर्जा के संचार को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऐसी संभावना है कि वो किसी भी समय गिर जाएगा, लेकिन इस क्षण में जियाओ चेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी 105वीं दिव्य परत की शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया। उसके दोनों हाथ वास्तव में अंतरिक्ष की सीमा को तोड़ देते हैं। भले ही उसका शरीर गिर जाए, जियाओ चेन ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भुजाएं हिलाई। उसने एक के बाद एक रहस्यमय जादुई चक्र बनाए। इस स्थान पर शानदार तारों की रोशनी दिखाई दी और 7 सबसे चमकीले तारे जियाओ चेन के सामने दिखाई दिए। उत्तरी तारामंडल ने उसे बचाने के लिए तेजी से चक्कर लगाया। उन्होंने एक शानदार प्रकाश स्क्रीन का टुकड़ा बनाया। पूरा स्थान चमकदार दिव्य चमक से जगमगा उठा। जियाओ चेन को बहुत उत्साह महसूस हुआ। उसने इस उत्तरी तारामंडल प्रकाश स्क्रीन को सीलबंद भगवान नाम दिया। मूल रूप से इस तरह के जादुई घेरे को सफलतापूर्वक बनाना बहुत कठिन था, लेकिन जब यहाँ उसकी जान दांव पर लगी तो उसकी छिपी हुई क्षमता जाग उठी। उसने वास्तव में इस उत्तरी तारे के भगवान को सफलतापूर्वक बनाया। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद अंतरिक्ष की आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित शून्य तलवार को अजेय माना जाता है। उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद देवता भी इसे रोक नहीं पाते। भले ही लॉरेंस अभी उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तलवारों की इस तरह की भयानक बारिश भी काफी आश्चर्यजनक है। रिप रिप, अंतरिक्ष के फटने की आवाज मौत की राक्षसी आवाज जैसी थी।
हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। तलवार की बारिश की परत दर परत वास्तव में समुद्र में वापस जाने वाले वर्षा जल जैसी थी। जब वे सीलबंद भगवान प्रकाश स्क्रीन के संपर्क में आते हैं, वे सभी पिघल गए और शानदार प्रकाश स्क्रीन द्वारा अवशोषित हो गए। जियाओ चेन के सामने चमकती हुई चमक दुनिया पर एक ही समय में चमक रहे 10 शानदार सूरज की तरह है। ये लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बनाता है। तलवार की बारिश उत्तरी तारामंडल के स्कूप में एक शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। 2-3 उसके बाद यह वास्तव में उत्तरी तारामंडल के चम्मच के हैंडल में अपना रास्ता खो देता है। जियो चेन लगातार अपने हाथ हिलाता रहा, एक के बाद एक रहस्यमय हरकतें करता रहा, मानो वो अंतरिक्ष को चीरने की कोशिश कर रहा हो। उत्तर सितारा तारामंडल आरेख अतुलनीय रूप से धुंधला हो गया। फिर उसने वास्तव में उस पल में एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। ये पहले से शून्य आध्यात्मिक शक्ति के साथ विलीन हो गया और चम्मच के हैंडल के एक छोर से लॉन्च किया गया। जियो चेन ने अपनी शक्ति और लॉरेंस की शक्ति को एक साथ मिला दिया। दीप्तिमान प्रकाश किरण एक अजय दिव्य तलवार की तरह है। ये लॉरेंस के कान के पीछे से गुजरी और फिर उसके पीछे प्रकाश की दीवार से मजबूती से टकराई। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विचित्र स्थान का 100 मीटर वर्ग ढह गया। ये शून्य में गायब हो गया। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो जियाओ चेन हड्डियों के समुद्र के बीच में दिखाई दिया। उसके शरीर की सारी हड्डियां चुभन चुभन तोड़ो तोड़ो ध्वनि के साथ गूंज रही थी। उसका शरीर अंत तक टिक गया और ढह नहीं गया। उसका पूरा व्यक्तित्व तलवार की धार की तरह था, क्योंकि वो अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था। लॉरेंस का शरीर कुछ देर तक डगमगाया, फिर उसने अपनी निगाहें जमीन पर टिका दी। उसने अपनी नजरें जियाओ चेन पर भी टिका दी। काफी देर बाद उसने आखिरकार बात करने के लिए अपना मुंह खोला। तुम जीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक 105वीं सेलेस्टियल लेयर शून्य मास्टर वास्तव में एक 105वीं सेलेस्टियल लेयर मार्शल आर्टिस्ट से हार जाएगा। हालांकि वह निराश नहीं हुआ और बोला, वास्तव में मैं तुमसे ज्यादा कमजोर नहीं हूँ। क्या शून्य मास्टर इतना खास है? जियो चेन को लगता है कि कुछ हद तक भयावह लॉरेंस थोड़ा ज्यादा अभिमानी है। लॉरेंस ने जोर से हंसते हुए कहा, क्योंकि वो आखिरकार हार गया था। वो केवल खुद का मजाक उड़ा सकता था। मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे हार गया, लेकिन तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। शून्य मास्टर को उसी स्तर के अभ्यासियों के बीच बेजोड़ माना जाता है। हम राजाओं के राजा हैं। हम दोनों ही 105वीं दिव्य परत हैं, और फिर भी मैं आज तुमसे हार गया। यह मुझे वास्तव में शर्मिंदा करता है। मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अब तक मैंने कभी नहीं सुना कि एक शून्य गुरु समान स्तर के अभ्यासियों के बीच राजा है, क्योंकि मैं मानव दुनिया से आता हूँ। जियाओ चेन देख सकता था कि लॉरेंस ने अपनी हार के कारण किसी भी तरह की नाराजगी नहीं जताई। उसने इस वजह से जियाओ चेन को दुश्मन नहीं कहा, इसलिए वह भी धीरे धीरे नर्म होता गया। अगर किसी को किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जाता है तो कौन स्वेच्छा से किसी को दुश्मन बनाना चाहेगा? आप वास्तव में नश्वर दुनिया से हैं। कुछ सरल चर्चा के बाद जियो चेन को अंततः समझ में आ गया कि शून्य मास्टर क्या दर्शाता है। वे वास्तव में अभ्यासियों के बीच राजा है, और वे फीनिक्स पंख और गेंडा सीन की तरह दुर्लभ है। हालांकि उन्होंने एक शून्य मास्टर को हराया जो आज उसी स्तर पर बेजोड़ होने के लिए प्रतिष्ठित है। वे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। एक किंवदंती को तोड़ना संभव है। उसी समय लॉरेंस ने भी जियाओ चेन से ड्रैगन द्वीप पर हाल ही में हुई कई बातों के बारे में सुना। वो बहुत समय पहले ड्रैगन द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुका था। जब से द्वीप को सील कर दिया गया था, वह हमेशा दिव्य मोनोलिथ के करीब प्रशिक्षण ले रहा था। गठबंधन, प्रतिबंध, अभी या बाद में एक खूनी लड़ाई होगी। अधिकांश लोग ड्रैगन द्वीप पर लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। चूंकि भाई लॉ ने पहले ही अनुमान लगा लिया है, तो भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखने के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छा, मैं भी तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। एक बड़ी लड़ाई के बाद लॉरेंस का रंग और भी पीला पड़ गया। मैं भी तुम्हारे जैसा भयानक दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। जियो चेन ने जो कहा वो सच है। शून्य मास्टर सबसे शक्तिशाली दुश्मन है जो उसने कभी देखा था। अध्याय 65 पहल करना। जियाओ चेन और लॉरेंस पूरी तरह थक चुके थे। पर्याप्त आराम करने के बाद लॉरेंस ने फिर से काले बादल में प्रवेश किया और घृणित वातावरण में प्रशिक्षण जारी रखा। शून्य की आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर की रक्षा की। उसका पूरा व्यक्तित्व जीवाश्म की तरह गतिहीन है, और दूसरी ओर जियाओ चेन मंत्रमुग्ध काले बादल के चारों ओर घूमता रहा। पहले की लड़ाई तेज और संक्षिप्त थी और इसे सीलबंद जगह में अंजाम दिया गया था, इसलिए तीनों कंकाल और केके घबराए नहीं थे। किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने जियाओ चेन का पीछा नहीं किया। प्रतिबंधित क्षेत्र जहां दिव्य मोनोलिथ स्थित है उन पर बहुत प्रभाव डालता है। इससे उनकी मनस्थिति बहुत असहज हो गई। केके ने भी जियाओ चेन का पीछा नहीं किया। वो दूर की जगह पर अकेले ही आगे पीछे घूम रहा है। दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद जियो चेन को पता चला कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है। वे लॉरेंस की तरह ज्यादा से ज्यादा कुछ मीटर तक ही प्रवेश कर सकते हैं, और उन्हें एक भयानक विनाशकारी आभा द्वारा रोका जाएगा। जब जियाओ चेन वापस लौटा तो केके लगातार चीखते हुए उसके पास आया। उसने अपने सामने 100 मीटर ऊंचे दिव्य मोनोलिथ की ओर इशारा किया और लगातार इशारे करता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ मिल गया है। खटखट खटखट। केके इस बात से बहुत असंतुष्ट लग रहा था कि जियाओ चेन को इसका मतलब समझ में नहीं आया। वो वास्तव में गुस्से में था। उसने अपने बगल में 10 मीटर लंबे कंकाल को हठपूर्वक तोड़ दिया। अंत में उसने अपने बर्फ सफेद छोटे पंजे भी जमकर हिलाए, लेकिन उसमें हिंसक स्वभाव का जरा भी अंश नहीं था। जियाओ चेन इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक सका। फिर उसने छोटे लड़के के बालों वाले शरीर को सहलाया।
पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। जियाओ चेन लगातार हड्डियों के समुद्र में घूमता रहा, इस जगह के रहस्यों की खोज करता रहा। लेकिन बेशक उसने अपना ज्यादातर समय दिव्य मोनोलिथ के आसपास प्रशिक्षण में बिताया। दिव्य मोनोलिथ द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी आभा का उपयोग करके अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक शानदार जगह है। पिछले कुछ दिनों में जियाओ चेन ने पाया कि इस क्षेत्र में लॉरेंस के अलावा भी अन्य अभ्यासी हैं। वो जानता था कि वे सच्चे विशेषज्ञ होंगे जो बहुत समय पहले द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुके होंगे। उन्हें अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा होगा। केके ने वास्तव में जियाओ चेन का अनुसरण नहीं किया, ये केवल सभी नए अनुभवों के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से ये दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर घूमता रहता है, अपने मुंह से लगातार चीख चीख की आवाज निकालता रहता है। ऐसा लगता है कि यह किसी चीज के बारे में जोर से सोच रहा है। जियाओ चेन ने इसे बस रहने दिया। यह विदेशी छोटा जीव ऐसा नहीं है जिसे क्रूर शक्ति से वश में किया जा सके। और तीनों कंकाल दिव्य मोनोलिथ के करीब जाने के लिए बहुत अनिच्छुक लगते हैं। वे हड्डियों के इस समुद्र में प्रवेश करने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने हड्डियों के समुद्र के बगल में मौत के शांत जंगल में ध्यान करना चुना। माथे पर कमल का चिन्ह चमकीला होता जा रहा है। कोई भी स्पष्ट रूप से संकेत देख सकता है कि वे सफलता प्राप्त करने वाले हैं। 8वें दिन हड्डियों के समुद्र के भीतर कुछ और मानव आकृतियां देखी जा सकती थी और कुछ दर्जन साधक भी मृत्यु में शांत जंगल में प्रकट हुए, जिन्होंने इस अतुलनीय रूप से शांत और मृत्युमय क्षेत्र को और अधिक जीवंतता से भर दिया। बाहरी क्षेत्र से लोग अंततः आ ही गए। यहाँ से कुछ दर्जन मील दूर एक पहाड़ी जंगल में और भी अधिक मानवीय आकृतियां घूम रही हैं। कई लोगों ने प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त आधार पाया और पहाड़ी जंगलों में लकड़ी के घर बनाए। बाहरी क्षेत्र के लोग वास्तव में ड्रैगन द्वीप की गहराई में चले गए। दरअसल ये बहुत स्पष्ट बात है, क्योंकि वे सभी ड्रैगन द्वीप पर फंस गए थे। इसका मतलब है कि उनके पास अपना बाकी जीवन यहीं बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और द्वीप पर बहुत सारे राक्षस हैं। केवल एक ही क्षेत्र में एकत्र होकर ही वे अपनी सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे। ड्रैगन द्वीप बहुत बड़ा है। उन्हें जल्द या बाद में पूरे क्षेत्र का पता लगाना था। उनके लिए खुद को केवल द्वीप के बाहरी क्षेत्र तक सीमित रखना असंभव था। इस बार वे द्वीप के केंद्र की ओर बढ़े। ये सबने तय किया था। भविष्य में वे एक के बाद एक पूरे क्षेत्र का पता लगाने की योजना बनाते हैं। बेशक हर साधक के लिए जनसमूह का अनुसरण करना असंभव है। काफी लोग पहले ही स्वयं ही चले गए थे। 10 से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाओं पर फैले कई सौ लोग, हर गठबंधन काफी दूरी पर है। यह इलाका मौत के शांत जंगल का नजदीकी पड़ोसी है। ये हड्डियों के समुद्र से कुछ दर्जन मील दूर है। जब जियाओ चेन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो उसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। पिछली बार की लड़ाई के बाद से हर गठबंधन को उसकी दुर्जेय ताकत का एहसास हो गया था। वो एक तेज तलवार है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियो चेन ने पाया कि जितने भी अभ्यासी उसके सामने आए, उनकी आंखों में एक अजीबोगरीब भाव था। बाद में उसे एक गठबंधन संस्थापक के मुंह से पता चला जो उसे भर्ती करना चाहता था कि यान किंग चेंग ने घोषणा की थी कि वो अमर गठबंधन का नेतृत्व करेगी और उसके साथ 1 महीने तक चलने वाला लुका छिपी खेल खेलेगी। और इतने दिनों तक गायब रहने के बाद वो वास्तव में यहाँ खुलेआम आया। लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके। जियाओ चेन को जब ये खबर मिली तो वो वाकई हैरान रह गया। जिस बात को लेकर वो चिंतित था वो आखिरकार हो ही गई। किसी को राजा बनने से रोकने के लिए विभिन्न गठबंधनों द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन यह अभी भी एक बुरी दिशा की ओर बढ़ रहा है। भले ही ऐसा लगता है कि गठबंधन को सतह पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, लेकिन जब तक किसी के पास पर्याप्त शक्ति है तब तक वो अंधेरे में भी सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि नियम अभी अभी तय किए गए थे। कोई भी नियम तोड़ने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता, लेकिन अब जब ऐसा कुछ हुआ है तो भविष्य में यह अपरिहार्य होगा। सब कुछ अंधेरे में नियंत्रित किया जाएगा। यही मुख्य कारण है कि जियो चेन ने लड़ाई के तुरंत बाद छोड़ने का फैसला किया। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि जल्द या बाद में ऐसा होगा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था। पहले से सभी प्रकार के प्रतिबंध केवल कुछ समय के लिए ही प्रभावी है। इसे अंततः पर्दे के पीछे विभिन्न षड्यंत्रकारियों द्वारा तोड़ा जाएगा। भविष्य में ड्रैगन द्वीप बेहद क्रूर होगा। जो लोग इच्छाओं से भरे हुए हैं और जो षड्यंत्रकारी निष्क्रिय रहने को तैयार नहीं है, वे अंततः गुप्त रूप से कुछ गठबंधनों को एक शक्तिशाली बल बनाने के लिए इकट्ठा करेंगे। ये बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब वे ड्रैगन द्वीप पर स्थिति का पता लगा लेंगे तो अनिवार्य रूप से एक और भयानक बड़ा सफाया होगा। शक्तिशाली ताकतें अंधेरे में आग जलाएंगी। जब वो समय आएगा तो वर्तमान में मौजूद 600 से 700 लोगों में से आधे लोग शायद हंगामे में अपनी जान गंवा देंगे। जियाओ चेन को आने वाले संकट का एहसास हो गया। उसे लगा कि शायद अब गठबंधन बनाने का समय आ गया है, लेकिन सभी सच्चे विशेषज्ञों को दूसरे लोगों ने बहुत पहले ही पकड़ लिया था। इस पर ध्यान से विचार करने के बाद उसे लगा कि गठबंधन बनाने की शायद जरूरत नहीं है। जब तक वो लॉरेंस जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को एक दूसरे की देखभाल करने के लिए तैयार कर सकता है, तब तक ये गठबंधन बनाने से कहीं बेहतर होगा। लॉरेंस में निश्चित रूप से औसत गठबंधन से अकेले ही लड़ने की ताकत थी। अगर इस स्तर के 3 या 5 विशेषज्ञ एक साथ आ जाएं, तो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियो चेन की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अनावश्यक असुविधा को रोकने के लिए वो तुरंत सभी के सामने गायब हो गया। उसने यिजेन और यिची के धर्म गठबंधन की साइट का पता लगाने में बहुत समय बिताया। दिव्य आभा वाले 2 भिक्षु वर्तमान में अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मांस और मछली से भरपूर व्यंजन है। ये वास्तव में उनके दिव्य आभा के साथ सामंजस्य नहीं रखता है। हर बार जब जियो चेन उन्हें इस तरह देखता है तो वो हंसे बिना नहीं रह पाता।
कितना दुर्लभ अतिथि है, आओ और हमारे साथ कुछ शाकाहारी भोजन खाओ। दोनों भिक्षु बहुत भावुक हैं। जियो चेन को थोड़ा अचंभित महसूस हुआ। उनके सामने इतना शानदार मांस भोज है, फिर भी वे शाकाहारी भोजन कह सकते हैं। ये दोनों भिक्षु वास्तव में लापरवाह हैं। उनके साथ दोपहर का भोजन करने पर जियो चेन इन दोनों भिक्षुओं से कई जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था, जैसा कि अपेक्षित था। यान किंग चेंग ने जियो चेन का पता लगाने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वे गलत दिशा में पीछा कर रहे थे। वे वास्तव में ड्रैगन द्वीप की गहराई तक नहीं पहुंचे। वे सड़क के बीच में एक आदिम पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। बौद्ध यीची ने अनुमान लगाया कि यान किंग चेंग और बाकी लोगों ने संभवतः एक युवा सिंडिकेट ड्रैगन किंग के पत्ते खोजे हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। भले ही वे अब ड्रैगन द्वीप छोड़ने में असमर्थ हैं, अगर वे एक सिंडिकेट ड्रैगन किंग को वश में कर सकते हैं तो युवा ड्रैगन के पूरी तरह से विकसित होने पर उनके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कौन करेगा। जब तक पैतृक ड्रैगन प्रकट नहीं होता, तब तक सिंडिकेट ड्रैगन बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के एक बेहद भयानक राजा बन जाएगा। भोजन समाप्त करने के बाद जियो चेन ने एक कप नारियल का रस पिया और बौद्ध येजेन से पूछा, क्या अमर गठबंधन पूरी ताकत से काम करेगा? क्या आप जा रहे हैं? बौद्ध येजेन को तुरंत समझ में आ गया कि जियो चेन क्या सोच रहा था। चूंकि वे पहले ही मेरे खिलाफ अपनी चालें चल रहे हैं, तो मैं उनके साथ विनम्र क्यों रहूं? मैंने पहले ही लैंडे को गंभीर चोट पहुंचा दी है। वो अब यान किंग चेन के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएगा। मैं उनके बचे हुए सैनिकों का निपटारा करना चाहता हूं।